नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर उपाय परिहार खंड के ऊपर हमारी एक वार्तालाप चर्चा एक विचार गोष्ठी चल रही है, जिसकी श्रृंखला हम आप लोगों के साथ जन कल्याण हेतु बना रहे हैं। इसके 2 खंड पहले से ही आप लोगों के साथ साझा कर चुके हैं। वर्तमान में तीसरा खंड, जैसे हमने आपसे एक साझा किया था बात में कि पंचांगीय दोष का निवारण सर्वप्रथम बहुत ही आवश्यक है। अब पंचांगीय दोष पिछली बार कहे थे कि पंचांगीय दोषों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे पहचाने कैसे, देश के कैसे, किस प्रकार से उसका उपाय किया जा सकता है। आज हम वो कौन से पंचांगीय दोष हैं जिसके कारण से कुंडली के अंदर जटिलता, समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पंचांगीय दोष मूलतः पंचांग के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली घटक हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। दोनों के कारण से पंचांग का निर्माण होता है और सूर्य के सामने से ही लगन उदित होते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य एक प्रकार से प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, ऊर्जा, राज्य कृपा, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी प्रदान करते हैं। यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी प्रकार से यदि पीड़ित हैं तो एक प्रकार का ये पंचांगीय दोष का निर्माण होता है। बीच बीच में ध्वनियाँ आए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कार्यालय बीच में होने के कारण से ध्वनियाँ, बाहर से आने वाली अवांछित आवाज़ों के लिए क्षमा चाहेंगे। प्रयास करेंगे ना आए, लेकिन फिर भी अगर आए तो क्षमा चाहते हैं। अब हम कैसे पहचानें कि पंचांगीय दोष कुंडली के अंदर हैं या नहीं है? तो सर्वप्रथम सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य के 6 प्रकार के दोष आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। आचार्य मिश्र के द्वारा 6 प्रकार के दोष, पराशर ऋषि के द्वारा कई प्रकार के दोष बताए गए हैं। कौन कौन से दोष हैं उसको कैसे समझें? पहला, कार्तिक दोष, अर्थात जब सूर्य तुला राशि में होंगे तो व्यक्ति को कार्तिक दोष लगता है। अब हर वर्ष सूर्य लगभग अक्टूबर-नवंबर के मध्य में कार्तिक में ही तुला राशि में ही रहते हैं। तो पहले दृष्टि में ये देखना चाहिए जिनके अक्टूबर-नवंबर के जन्म हैं उनके जीवन में किस प्रकार से कोई जटिलता, समस्या आ रही है। ऐसा ना हो कि हम एक दृष्टि में ये कह दें कि ये कुंडली दोष कारक है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कई बार तुला के सूर्य के भीतर भी लोगों ने अत्यधिक प्रगति पाई है। तो एक सूत्र में ये कह देना कि इसको कार्तिक दोष है और इस दोष के कारण से इसकी पत्री आगे बढ़ नहीं रही है, ये तर्कसंगत नहीं है, असंगत है। इसीलिए कार्तिक दोष के साथ सूर्य के अन्य घटकों को, उसकी नवांश कुंडली आदि इत्यादि में भी जाके उसकी पूरी व्याख्या देखनी चाहिए। किंतु फिर भी शास्त्र ऐसा कहता है, ऋषि पराशर ऐसे कहते हैं कि कार्तिक का जन्म अर्थात तुला राशि का जन्म तमाम राजयोगों को नुकसान पहुंचाता है। कई बड़े प्रसिद्ध लोगों की कुंडली में कार्तिक दोष देखने को मिला। कार्तिक का दोष राजा को दोष लगाता है। शास्त्र राजा की कैसे व्याख्या करता है? मेरे आचार्य मिश्र राजा के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, जिसके आने से सभा सुशोभित होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो सिर पे मुकुट धारण करके आए। जिसके आने से सभा सुशोभित हो जाती है, जिसके आने से लोगों में प्रसन्नता हो जाती है, वही राजा है। और उसी को कोई दोष लग जाए, अर्थात उसके किसी कृत्य के कारण से, उसके किसी कार्य के कारण से यदि उसकी छवि में, उसकी प्रतिष्ठा में दोष लगता है, तो ये तुला के सूर्य के साथ देखा गया है। लेकिन साथ ही मैंने ऐसा भी देखा है कि तुला में यदि सूर्य हो तो ऐसे लोगों को राजकीय सहायताएं, विशेषतः सरकारी नौकरी मैंने बहुत देखी हैं। अब यदि राजा के सानिध्य से एक सहायता मिल रही है तो ये भी समझना चाहिए, जब आप किसी व्यवस्था में होंगे तो वहाँ से आपको दोष भी लगेंगे। अर्थात एक प्रकार से सूर्य तुला में होने के साथ राजकीय सहायता या गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, और गवर्नमेंट जॉब के भीतर ही वो उनके साथ बीच बीच में किसी तरह के अपमान,
ये आज समस्याएं लेके आता है। दूसरा सूर्य का दोष है शार्प शीर्ष का जन्म। शार्प शीर्ष का जन्म कहलाता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अनुराधा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो, अर्थात इस दिन भी अमावस्या रहेगी या अमावस्या जैसा प्रभाव रहेगा, और ये दीपावली से अगले माह में घटित होने का योग बनता है। मूलतः शार्प शीर्ष हर समय बने ऐसा संभव नहीं है, किंतु जब भी शार्प शीर्ष बनता है तो इसके परिणाम कई बार बड़े विध्वंसकारी भी देखे गए हैं, जातक विशेष के लिए भी, और साथ साथ मेदिनी ज्योतिष में भी इसके अत्यधिक गूढ़ परिणाम देखे गए हैं। पीछे एक महामारी के बारे में काफ़ी चर्चाएं आई, लोग इससे जटिल समस्याग्रस्त भी हुए। आप देखिएगा जब उस महामारी का आगमन हुआ तो उस दिन शार्प शीर्ष का योग ही बना हुआ था। दूसरा योग है शार्प शीर्ष का योग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा यदि अनुराधा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में है। तीसरा योग जो समस्या उत्पन्न करता है वह है महापात क्रांति समय। जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां बिल्कुल एक जैसी हो जाएं तो इसको महापात कहा गया है। मूलतः इस समय मुहूर्त शास्त्र के अंदर मुहूर्तों का भी निर्माण नहीं होता है। ये पंचांग के जो ज्ञाता हैं या जो पंचांग के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं वो इसको अच्छी भांति प्रकार से समझ सकते हैं, और अन्य जिज्ञासुओं के लिए चाहिए कि वे भी अपनी पंचांगीय जानकारियों को और ज़्यादा एकत्रित करें, जिससे उन्हें पता लगे कि महापात आदि इत्यादि क्या होता है। चौथा दुर्योग है सूर्य का ग्रहण में होना। पांचवा दुर्योग है मूलतः सूर्य चंद्रमा दोनों के लिए होता है, लेकिन ये सूर्य में भी आता है और चंद्रमा में भी आता है, अमावस्या का जन्म होना। इसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण योग है संक्रांति काल का जन्म होना। संक्रांति काल क्या कहलाता है? जब सूर्य लगभग 29 अंश और कुछ कला पे हो, या नई राशि के भीतर कुछ ही अंशों में, कुछ अंश मतलब विकला, यानी 1 डिग्री से कम के अंदर सूर्य ने अभी अभी किसी राशि के अंदर क्रांति करी हो। इस प्रकार के योग सूर्य को पीड़ा देते हैं। जब सूर्य को पीड़ा देते हैं तो आत्मबल में कमी, शारीरिक क्षमताओं में दुर्बलता, परिवार बढ़ने में कई बार समस्याएं आती हैं। इसके उपरांत हम करेंगे चंद्रमा के दोषों के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली के बहुत ही विशेष अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, इनकी चर्चाओं को करना बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा के दोष कौन से हैं? मुख्यतः एक ही नक्षत्र में जन्म होना। एक ही नक्षत्र का अर्थ क्या है? जहाँ स्वयं का नक्षत्र एवं माता पिता अर्थात कम से कम घर के 3 सदस्यों का एक ही नक्षत्र में जन्म होना, ये भी अपने आप में दोष कारक है, क्योंकि दशाएं एक ही प्रकार की मिलेंगी। घर के किसी मुख्य सदस्य एवं स्वयं का एक ही नक्षत्र होना, कम से कम 3 लोगों का। इसके उपरांत है क्षीण चंद्रमा। जैसे कि कहा गया है, जैसे जैसे चंद्रमा के अंदर बल में कमी आती है, व्यक्ति की मानसिक शक्ति में उथल पुथल होनी संभव है। तीसरा दोष है लगन में बैठा हुआ चंद्रमा। व्यक्ति के लगन में जब भी चंद्रमा बैठा होगा, ये भी अपने आप में एक दोष कारक है, और इस दोष के कारण से मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर जो इतनी चंचलता है, उस चंचलता के कारण से कई बार व्यक्ति अपने निर्णयों को लेने में परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए लगन का चंद्रमा व्यक्ति के मानसिक एवं धरातल पर आने वाले नियमों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। इसके उपरांत है चंद्रमा का केंद्रोम योग होना, अर्थात चंद्रमा से दूसरे स्थान पे 12वें स्थान पे यदि कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा से यदि दूसरे स्थान पे 12वें स्थान पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रबल में कमी लेके आता है ये, और चंद्रमा अपने आप को एक प्रकार से एकांतवासी समझने लग जाता है, और व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में समस्या आती है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तब भी ये समस्याएं लेके आता है, और साथ ही जब चंद्रमा के दोनों तरफ यदि पाप ग्रह हों,
तो ये भी समस्या लेकर आया, अर्थात पाप मध्य चंद्रमा। इसमें भी एक प्रकार से व्यक्ति को मानसिक समस्याएं आती हैं। क्षीण चंद्रमा हो और साथ ही त्रिक स्थानों में हो, अर्थात चंद्रमा पक्ष बल में भी बहुत ही क्षीण है और साथ ही साथ छठे, 8वें या 12वें स्थान में है, ये भी दोषकारक कहा गया है। चंद्रमा के अंशों के निकट और चंद्रमा के साथ एक ही भाव के अंदर राहु या केतु का सम्मिलित होना, ये भी व्यक्ति के लिए मानसिक उथल पुथल का कारक बनता है। इसके उपरांत है नीच राशि का चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में, संपूर्ण वृश्चिक राशि के अंदर इतने परिणाम नहीं भी देखे जाते, किंतु जब चंद्रमा, अगले खंड में बताएंगे कि वृश्चिक राशि में कब कब चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो जाता है। यहाँ पे कितना ध्यान रखना ये चाहिए, सूर्य और चंद्रमा अपनी नीच राशियों में व्यक्ति के आत्मबल और मानसिक बल को समस्याएं लेके आते हैं। इसके उपरांत चतुर्दशी अर्थात अमावस्या से ठीक एक दिन पहले और पूर्णमासी से ठीक एक दिन पहले, इस वक्त भी दोषकारक चंद्रमा हो जाते हैं। इसके उपरांत गंडमूल का जन्म, जैसे कि 6 नक्षत्र अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला एवं रेवती, 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। और इन नक्षत्रों में जन्म होने से, क्योंकि ये एक राशि के समाप्त होने के बाद दूसरी राशि का आरंभ होता है, तो इस कारण से भी गंडमूल का जन्म भी दोषकारक कहा गया है। इसके उपरांत गंडांत का जन्म, वर्तमान में हमने कहा गंडमूल का जन्म और अब यहाँ हमने कहा गंडांत का जन्म। अंतर क्या है गंडमूल के जन्म में और गंडांत के जन्म में? एक नक्षत्र का प्रथम चरण, जो गंडमूल नक्षत्रों का प्रथम चरण, और गंडमूल नक्षत्रों का अंतिम चरण, ये गंडांत कहलाते हैं, जहाँ पे नक्षत्र भी समाप्त हो रहा है और नक्षत्र अभी आरंभ भी हुआ है। तो इस प्रकार के जन्म भी समस्या लेके आते हैं। उपरांत ज्वालामुखी योग, तिथि और नक्षत्र के कारण से बनते हैं। इन दोषों से भी व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से जटिल समस्याएं आती हैं। चंद्रमा और सूर्य के द्वारा बनने वाले पंचांगीय अशुभ दोष हमने आप लोगों के साथ साझा किए। इसी में अमावस्या का भी जन्म सम्मिलित है। इस प्रकार के जो भी योग मैंने अब आपके साथ साझा किए, ये जन्म पत्रिका के अंदर दोष कारक होते हैं। जैसे पीछे कहा था कि जो पंचांगीय दोष हैं, यदि उससे कुंडली को, जन्मांक को, व्यक्ति को अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए तपस्या, साधना, जीवन शैली, अनुशासन, गृह शांति अध्याय से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा ये जीवन पर्यंत व्यक्ति को समय समय पर समस्या देके जाते हैं। मानसिक उथल पुथल और शारीरिक उथल पुथल जीवन में व्यक्ति को एक निरंतरता नहीं दे सकती। इसी कारण से इन दोषों की शांति तपस्या, साधना, उचित जीवन शैली और अनुशासन से प्राप्त की जा सकती है। अगले खंड में उपरोक्त सभी जो हमने दोष बताए हैं, उनकी शांति किस प्रकार से होती है शास्त्र सम्मत, और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चाएं आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इसी प्रकार से हम उपाय ज्योतिष का पूरा खंड आचार्य श्री मिश्र जी एवं ऋषि पराशर के आशीर्वाद से आप लोगों के साथ साझा करेंगे, जिससे व्यक्ति को जनमानस को लाभ प्राप्त हो सके और उसको लाभ मिल सके। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। चर्चा में बने रहिए। अपने प्रश्नों को YouTube के माध्यम से एवं अपने प्रश्नों को मेल के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। परामर्श, कंसल्टेंसी बड़ी सीमित संख्या में आप लोगों के साथ रहती है। उसके लिए आप मेल के माध्यम से हमें पत्राचार कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। प्रणाम, खुश रहिए।